हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है हैकिंग। हैकिंग से पहले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइबर लॉस क्या होते हैं और साइबर क्राइम क्या होते हैं। तो साइबर क्राइम के बाद हमने पढ़ा था साइबर लॉ। साइबर लॉ के बाद आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है जिसे हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा हैकिंग। हैकिंग एक फैमिलियर वर्ड है जिसे आप लोगों ने सुना भी होगा और कई बार स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए ये देखने में आता है। ये इस पर्टिकुलर वर्ड से बहुत ज्यादा मतलब प्रभावित रहते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं कि सर हमें भी हैकिंग सिखाइए। तो आज हम समझेंगे कि हैकिंग क्या होती है, उसमें थोड़ी सी आपको क्लैरिटी आएगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हैकिंग, फिशिंग बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फिशिंग की बात करेंगे, और एक हमारा आज का लास्ट टॉपिक होने वाला है आईटी एक्ट एंड आईटी एक्ट हाइलाइट्स। तो आईटी एक्ट क्या होता है? आईटी एक्ट इस प्रकार से जैसे हमारे इंडियन पेनल कोड एक्ट है कि अगर कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो उसको सजा देने के कुछ नियम्स होते हैं, कुछ उनके क्राइम्स को कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग सेक्शंस के अंदर। इसी प्रकार से हमारा एक आईटी एक्ट फॉर्म हुआ था। ये जो नियम बना था वो बना था 2000 में, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ हाइलाइट्स पॉइंटेड है कि क्या क्या किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना देर के हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हैकिंग। हैकिंग इज द प्रैक्टिस फ्रॉम मॉडिफाई और मैनिपुलेटिंग systems, networks, devices or software to achieve goal that may or not align with the intended use। मतलब आपके सिस्टम को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना। वो उसमें क्या क्या हो सकता था? आपका नेटवर्क सिस्टम हो सकता था, उसकी कोई जो इंफॉर्मेशन है उसे चेंज कर दिया जाए या उसे चोरी कर लिया जाए, वो कहलाता है। ठीक है, डिवाइसेस, आपका कोई डिवाइस है, आपके डिवाइस को हैंग कर दिया जाए। उसके साथ साथ क्या हो जाता है? सॉफ्टवेयर। अब अगर आप किसी पर्टिकुलर आपकी कोई कंपनी है और आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, उदाहरण के लिए समझ लेते हैं अमेजोन है। अब अमेजोन एक वेबसाइट है लेकिन वो भी एक प्रकार का क्या होता है? सॉफ्टवेयर ही होता है। लेकिन अगर उसे कोई स्टॉप कर दे, उसका ट्रैफिक भेज के रोक दे या उस पर कोई बग डाल दे जिससे प्रॉपरली आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओ, ये सारी की सारी एक्टिविटी किसके अंदर आती है? आपकी हैकिंग के अंदर आ जाती है। ठीक है, ओरिजिनली हैकिंग रेफर्स टू द क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब स्टार्टिंग में जब हैकिंग वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो किया गया था किसके लिए? क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे आज हम हैकिंग को समझते हैं या कह सकते हैं आज जो मीनिंग है हैकिंग का, पहले ऐसा नहीं था। ड्यूरिंग द स्टार्टिंग एज ऑफ वर्ड हैकिंग उसका हो रहा था क्रिएटिव प्रॉब्लम अगर कोई सॉल्व करता था तो उसको हम बोल देते थे हैकिंग। बट द ओवर द टाइम इट हैज बिकम द रिप्रेजेंट ऑफ रेंज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम एथिकल एक्सप्लॉइटेशन। मतलब कि आफ्टर अ बीइंग टाइम हैकिंग का ऐसा यूज होने लगा कि अगर हम किसी को ऑनलाइन एक्सप्लॉइट करते हैं तो क्या कहला जाता है? हैकिंग। अब हैकिंग करता कौन है? सबसे पहले थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं। हैकिंग करने के लिए, हैकिंग किसी को हैक करना करंट टाइम में इतना आसान भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे सिस्टम्स की जानकारी होना आवश्यक है। हैकिंग भी एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो कि सिस्टम या सॉफ्टवेयर या एज वेल एज हार्डवेयर का अच्छा जानकार हो गया। तो ऐसा कह सकते हैं एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति ही हैकिंग कर सकता है। ठीक है, तो अगला अब हमारी बात हो रही है टाइप्स ऑफ हैकर की। तो अब टाइप्स ऑफ हैकर में सबसे पहला हमारा आता है इथिकल हैकर। अब इथिकल हैकर क्या होता है? ठीक है, इथिकल हैकर क्या होता है? इथिकल हैकर को हम ऑल्सो नोन एज व्हाइट हैट हैकर। इथिकल हैकर को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट हैकर भी बोलते हैं। दिस इन्वॉल्व्स unauthorized testing of system to fix vulnerabilities. Ethical hackers works with the organizations to strengthen सिक्योरिटी। मतलब ऐसा कह सकते हो इथिकल हैकर एक प्रकार के ऐसे हैकर होते हैं जो आपकी वेबसाइट या आपके सॉफ्टवेयर को हैक तो करते हैं लेकिन उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। मतलब आप अगर एथिकल हैकर आपकी वेबसाइट को हैक करा तो आपके डेटा को या आपकी वेबसाइट को या आपके सॉफ्टवेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उसके जो बग होंगे, जो उसकी कमियां होंगी वो उसको बताएगा और उसको आपके जो स्ट्रेंथ है वो प्रोवाइड करेगा, और उन्हें हम क्या बोल देते हैं? व्हाइट हैट हैकर भी बोल देते हैं। तो ऐसी कैटेगरी के हैकर्स को हम क्या बोल देते हैं? व्हाइट हैट हैकर। दूसरी कैटेगरी होती है हमारी ब्लैक हैट हैकिंग। अब ब्लैक हैट हैकर्स क्या होते हैं उनकी बात करते हैं। दे आर अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू द ब्रीच द सिस्टम। मतलब अब ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपको बिना बताए आपके सिस्टम को क्या कर सकते हैं? एक्सेस करते हैं या उसे उसके सॉफ्टवेयर में अंदर जाने की, या ऐसे समझिए कि आपकी वेबसाइट या पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे
हैकर्स को हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स। फॉर पर्सनल गेन्स, पर्सनल उनको कुछ जानकारी चाहिए होती है हार्म करने के लिए। स्टीलिंग डेटा, जो अभी हमने बात करी कि डेटा को चुराने के लिए, ठीक है। डिस्ट्रप्टिंग सर्विसेज, कोई भी सर्विस है जैसे एटीएम सर्विस और कोई गवर्नमेंट सर्विस है, उस सर्विसेज को रोक देना भी किसका काम होता है, ब्लैक हैट हैकर्स का। दिस इज टाइप ऑफ हैकिंग ऑफन कंसोलिडेटेड इलीगल, मतलब इस प्रकार की जो हैकिंग होती है वो क्या कहलाती है, इलीगल कहलाती है। ये तो एक प्रकार जो एथिकल हैकिंग होती है वो क्या होती है, लीगल होती है, लेकिन ब्लैक हैट हैकिंग जो होती है हमारी इलीगल हैकिंग होती है। ठीक है, अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अब अपन बात करेंगे ग्रे हैट हैकर्स। अब ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स एक्सप्लोर सिस्टम विदाउट द मैलिशियस इंटेंट, मतलब वो किसी इस इंटेंट से सिस्टम को हैक नहीं करते हैं कि वो डेटा चोरी करने वाले हैं या सिस्टम में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करने वाले हैं, बट विदाउट ऑथराइजेशन, मतलब ये बिना परमिशन के जाते हैं, मतलब आपको ये डेटा का नुकसान तो नहीं करेंगे लेकिन आपकी सिक्योरिटी को क्या करेंगे, ब्रीच करेंगे। ऐसे हैकर्स को हम क्या बोल देते हैं, ग्रे हैट हैकर्स। ऑफन रिवीलिंग वल्नरेबिलिटीज पब्लिकली व्हिच कैन बी लीड टू बोथ हेल्पफुल और हार्मफुल। अब ये क्या करते हैं कि कई बार सिस्टम की बग को या प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, पब्लिक में रिवील कर देते हैं, जिससे उनको क्या मिल जाती है, अटेंशन मिल जाती है। लेकिन इससे क्या हो सकता है, ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है एज पर द सिचुएशन। तो इस प्रकार की कैटेगरी जो हैकर्स होते हैं, अटेंशन पाने के लिए काम करते हैं, ऐसे हैकर्स को हम क्या बोल देते हैं, ग्रे हैट हैकर्स। और लास्ट में हमारा जो आ जाता है फिशिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, हैकिंग होती है। ठीक है, टेक्निकली नॉट अ पार्ट ऑफ हैकिंग। जो फिशिंग और क्या कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग होती है, इसे हम पार्ट ऑफ हैकिंग कभी कभी कंसीडर नहीं कर देते, इसलिए हम बोल देते हैं टेक्निकली इज नॉट अ पार्ट ऑफ हैकिंग। ट्रेडिशनल सेंस, these tactics use manipulations rather than the technical process to gain access of sensitive information। अब ये फिशिंग क्या कहलाती है, मतलब ये आपको टेक्निकली एक्सेस नहीं करेंगे लेकिन आपकी गलती का मिसयूज करके, आपको मैनिपुलेट करके आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करना क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है, या तो सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। मतलब आपकी गलतियों से आपका डेटा या आपका मनी स्टील करना फिशिंग या सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। इसको हम टेक्निकली आपको हैकिंग नहीं कह सकते हैं, ये कई जगह इसको यूज किया जाता है लेकिन ये आता किसके अंदर है, हैकिंग के अंदर ही आता है। ठीक है, अगला टॉपिक मूव करते हैं। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, फिशिंग। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। ये एक प्रकार का क्या होता है, अटैक। अभी हमने डिस्कस किया था क्या होता है, साइबर क्राइम। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। एक प्रकार का क्या होता है, अटैक होता है। Attackers try to track individual revealing sensitive information such as username, password, credit card numbers and other personal details। अब फिशिंग क्या होता है, एक प्रकार का अटैक हो जाता है आपके सिस्टम पे या आप पे, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चोरी की जाती है। कई बार आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि ये पर्टिकुलर सोशल वेबसाइट या पर्टिकुलर कोई वेबसाइट से ये डेटा लीक हो गया, तो वो जो डेटा होता है वो क्या होता है, वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, पर्सनल डेटा होता है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या तो प्राइवेट हो, किसी को यह अथॉरिटी नहीं होती कि वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को भी रिवील करे, कोई भी उसको हैक कर पाए। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोल देते हैं, फिशिंग। ठीक है, और फिशिंग टिपिकली ऑकर्स थ्रू द डिसेप्टिव ईमेल्स। अब मेजरली जो काम होता है ईमेल मैसेजेस से होता है, वेबसाइट से होता है, अपीयर टू बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। अब जो फिशिंग होती है मोस्टली कैसे होती है, ईमेल्स मैसेजेस के माध्यम से होती है, और वो यूजर को ट्रैक करके रखते हैं। जो फिशिंग करने वाले पर्सन्स होते हैं वो क्या ट्रैक करके रखते हैं कि जो यूजर है उसको किससे रिलेटेड मेल आते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपका बैंक है एचडीएफसी, या हो सकता है आपका बैंक हो एसबीआई, तो आपको वैसे ही डुप्लीकेट ईमेल बना के भेजी जाएगी, लोगो एचडीएफसी का यूज किया जाएगा, आपका जो ईमेल आईडी होगा वो भी एचडीएफसी का यूज किया जाएगा, मैसेज भी वैसा जैसा आपको आता है, लेकिन उसके अंदर कुछ हार्मफुल सॉफ्टवेयर से ईमेल अटैच कर दिए जाएंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, या तो आपसे कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपने अगर गलती से उसको प्रॉपरली देखा नहीं और आपने उसको क्या कर दिया, सेंड कर दिया, तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्टोल हो जाएगी, और आप उसका मिसयूज हो सकता है। तो इस प्रकार की जानकारियों का जब मिसयूज होता है या हैक की जाती है तो इस कैटेगरी को हम बोल देते हैं फिशिंग। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिशिंग की। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फिशिंग में सबसे पहला जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ईमेल फिशिंग। तो ईमेल फिशिंग में क्या होता है, अटैकर्स एंड फ्रॉडलेंट ईमेल्स pretending to be the legitimate organization. These emails often include malicious links,
attachment designed to harvest login credentials, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड इंस्टॉल मालवेयर। जो अभी हमने डिस्कस किया कि ईमेल फिशिंग क्या होती है, कि आपके पास कोई एक ईमेल आएगा, हो सकता है ऐसा कोई ईमेल आए कि आपका कोई कलीग हूं, मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी में काम करता हूं, मैं आपका कलीग हूं, मुझे ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी चाहिए, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन से मिलता जुलता एक ईमेल आएगा, आपने अगर जल्दीबाजी में उस ईमेल को प्रॉपरली ध्यान से नहीं देखा, आपने वो इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जो उसको रिक्वायर्ड थी, हो सकता है आपका पैन हो, अकाउंट नंबर डिटेल्स हो, वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो ऐसी जो फिशिंग कहलाती है वो क्या कहलाती है, ईमेल फिशिंग। उससे क्या क्या चोरी हो सकता है, उससे आपके लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हो या तो पर्सनल हो, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसा कि हम बात कर चुके हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऐसे कुछ, और इंस्टॉल मालवेयर। फिर ठीक है, मेरे पास एक कंपनी से मेल है कि आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, हमारा एक ऑनलाइन मीटिंग है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने बिना देखे समझे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया, तो मैलिशियस अगर होगा तो आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन चोरी करके कहां पे, जहां पे वो उसको लिंक दी हुई है वहां पे जाके वो इंफॉर्मेशन सेंड कर देगा, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। तो ऐसी फिशिंग क्या कहलाती है, ईमेल फिशिंग। दूसरी आती है हमारी जो क्या आती है, वेलिंग आती है। अ टाइप ऑफ स्पेयर फिशिंग टारगेटिंग हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स। मतलब अब ये क्या होती है, ये भी एक प्रकार की ईमेल फिशिंग जैसी होती है, लेकिन ये हाई लेवल इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, जिसको हम अदर टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बिग फिश। मतलब ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, उसको हम बोल देते हैं whaling. Within organizations, whaling emails often involve fake legal financial documents, making the emails appears urgent and credible. मतलब एक ऐसी ईमेल आएगी कि ये बहुत ज्यादा क्रेडिबल है और बहुत ज्यादा अर्जेंट है, जिसको आपको रिप्लाई करना जरूरी है। अब क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, और कई बार उनको अर्जेंट मेल भी रिस्पॉन्ड करने होते हैं, तो वो सेम ऑर्गेनाइजेशन का करके और वो बहुत जल्दीबाजी में ऐसा काम करवा देते हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम क्या बोल देते हैं, व्हेलिंग। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ फिशिंग में, ठीक है, क्लोन फिशिंग। अब क्लोन फिशिंग क्या होता है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हम एटीएम कार्ड्स पे गए, एटीएम कार्ड में हमने डिटेल्स डाली, उसका आजकल लोग क्लोन बना रहे हैं और आपके अकाउंट से क्या कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ, एक आपका कार्ड ऑलरेडी था, उसी का एक उन्होंने कॉपी बना लिया, उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोन। तो क्या बन जाएगा, क्लोन फिशिंग। ठीक है, तो अटैकर्स क्रिएट नियरली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ लेजिटिमेट ईमेल प्रीवियसली रिसीव्ड बाय द target, but within the malicious link attachment the works particularly when the original email was trusted by recipients. अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर हम क्या करते हैं कि ईमेल हमें जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या हमारे फ्रेंड या फैमिली से डेली आता है, तो अटैकर्स क्या करेंगे, वो आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करके रखेंगे कि इनको ईमेल इस पर्टिकुलर व्यक्ति से, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से डेली आता है, वो उनके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो ऐसा ही ईमेल एक बना के उसमें आपको क्या मांगेंगे, इंफॉर्मेशन, और आप उसे ट्रस्ट करते हो इसलिए उसमें क्या भर दोगे, इंफॉर्मेशन। तो ऐसी कैटेगरी में जब आपकी इंफॉर्मेशन चोरी हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन फिशिंग। ठीक है, लास्ट हमारा जो टाइप्स ऑफ फिशिंग है वो होता है फॉर्मिंग। ठीक है, अटैकर्स रिडायरेक्ट यूजर फ्रॉम लेजिटिमेट वेबसाइट्स टू मैलिशियस विदाउट देयर नॉलेज. This can be occur through DNS solving and manipulate the website address and send users from fraudulent websites and look identical to the original. अब फार्मिंग में क्या होता है कि आप जिन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को विजिट करते हो या करना चाहते हो, वो क्या करते हैं, उसी से रिलेटेड सेम कॉपी वेबसाइट्स आपके सामने रिप्रेजेंट होगी, आप उस पर क्लिक करोगे और वहां जाके आप अपना जो सर्फिंग करते हो तो सर्फिंग करोगे, या आपकी कोई फाइनेंशियल डिटेल्स डालनी है तो वहां डालोगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप ओरिजिनल वेबसाइट्स पे हो और वहां पे काम कर रहे हो। तो इस प्रकार की जो फिशिंग होती है उसको हम बोल देते हैं फार्मिंग। तो उम्मीद करता हूं आपको टाइप्स ऑफ फिशिंग समझ में आया होगा, और आज के हमारे अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। आज का हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है, इंडियन आईटी एक्ट 2000। अब इंडियन आईटी एक्ट क्या होता है, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि आईटी एक्ट का मतलब है कि जिसने क्रिमिनल जितने भी एक्ट होते हैं, तो हम क्रिमिनल्स को हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे लॉ ने एक प्रिस्क्राइब्ड किया है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी का अगर क्राइम होगा तो हमको इस धारा के अंदर उसको हमको कानून में उसकी पेशी होगी और सारे उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। इसी प्रकार से अगर ऑनलाइन कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, हैकिंग करता है, ठीक है, फिशिंग करता है, तो उसके क्या क्या नियम हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो किस दायरे में रह के काम कर सकता है, वो सारा का सारा 2000 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। हर एक कंट्री अपने लिए अलग अलग प्रकार के एक्ट्स बनाते हैं और उनमें टाइम टाइम पे जो भी चीजें चेंज होती है वो क्या करते हैं, अमेंडमेंट्स करते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने रिसेंट एक केसेस है डीप फेक का,
डीफेक का जैसे एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना जी, उसका क्या किया था उन्होंने, डीफेक वीडियो बनाया था, काफी वायरल हुआ, उसके बाद कई लोगों ने उस पर कमेंट किया, फिर गवर्नमेंट ने अभी एक्शन लिया और डीफेक को क्या कर दिया, अपने कंट्री में बैन कर दिया कि कोई भी डीफेक यूज नहीं करेगा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का अमेंडमेंट हुआ एक्ट पे, लेकिन किस एक्ट पे हुआ, इंडियन आईटी 2000 एक्ट पे। अब डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। Information Technology Act 2000 is a law that primarily governs activities that digital online space focus in electronic commerce and साइबर सिक्योरिटी। मतलब कि एक ऐसा एक्ट बनाया गया है जिसका काम क्या है कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी पर प्रोवाइड कराना, जो कि ऑनलाइन या डिजिटल रूप से सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन आईटी एक्ट 2000 एम टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब है कि आजकल आपके बहुत से जो गवर्नमेंट के काम हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जैसे आपको अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, आपका पैन कार्ड बनाना है, आपका आधार कार्ड बनाना है, बहुत काम सारे क्या हो जाते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं। और ये सारी की सारी फैसिलिटी अगर आप यूज कर पा रहे हैं तो किस एक्ट की वजह से आप यूज कर पा रहे हैं, इंडियन आईटी एक्ट 2000। नहीं तो 2000 से पहले ये सर्विसेज पॉसिबल नहीं थी। प्रिवेंट साइबर क्राइम्स, अगर कोई ऑनलाइन कोई क्राइम्स करता है तो उनको रोकने के लिए भी इस पर्टिकुलर एक्ट में नियम है, ठीक है। एंड प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जिसमें आप क्या कर सकते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन आप बहुत आसानी से गूगल पे कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज आप जो यूज कर पा रहे हैं, एक फ्रेमवर्क बना हुआ जो कि आईटी एक्ट 2000 है। अगर ये नहीं होता तो ये सारी की चीज सारी पॉसिबिलिटीज इंडिया में नहीं हो पाती, ठीक है। सिंस द अंडर एज अमेंडमेंट्स टू एड्रेस द इवॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन, प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरीज है, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोटेक्शन, ये सारा का सारा हमें किसके अंदर मिलता है, इंडियन आईटी एक्ट 2000। अब इंडियन आईटी एक्ट 2000 के कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन आईटी एक्ट तो हमने बना दिया और बता भी दिया कि क्या होता है, लेकिन उसमें कुछ कुछ क्या क्या नियम है जिनका यूज करके आज हम उसको यूज कर रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स। पहले क्या होता था कि हमारे जो डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं या और जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे कि डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर कई बार अब आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपका वहां पे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एज वेल एज ड्राइविंग लाइसेंस और इवन अभी तो मैंने करके देखा था 10-12 की मार्कशीट, अगर आपने उसे क्या कर दिया है, अपने डिजी लॉकर में सेव कर दिया और अगर वो वेरीफाइड हो गया है तो अगर आप उसे ऑनलाइन भी किसी को दिखाते हैं तो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिसर को उसे वैलिडेट करना होगा और मानना होगा। लेकिन 2000 इंडियन आईटी एक्ट 2000 के पहले ये अमेंडमेंट्स नहीं थे तो पहले आपको सर्विसेज नहीं मिल पाती थी। आज ये सर्विसेज मिल रही है तो क्या मिल गया, डॉक्यूमेंट को भी ऑथराइजेशन मिल गया और किसको मिल गया, डिजिटल सिग्नेचर्स को भी मिल गया। तो द आईटी एक्ट गिव्स लीगल रिकॉग्नाइजेशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। वही इलेक्ट्रॉनिक जैसा हमारे जो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, कंप्यूटर्स में होते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर अलाउ कन्वर्ट्स एंड अदर लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स टू क्रिएट एंड वेरीफाइड ऑनलाइन। वही सारी बात हो रही कि उनको ऑनलाइन वेरीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। ऑफेंस एंड पेनल्टीज। अब ऑफेंस एंड पेनल्टीज का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑनलाइन रहकर कोई क्राइम करता तो उसमें कुछ ऑफेंस बनाए गए हैं और उसके क्या पेनल्टीज का मतलब है उसकी कुछ सजाएं भी निर्धारित की गई हैं इसी एक्ट के अंदर। अगर कोई साइबर क्राइम करता है तो किस एक्ट के अंदर उसको सजाएं होती है, वो इंडियन आईटी एक्ट 2000 होता है। और आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि आजकल बड़ी बड़ी सिटीज में, मैक्सिमम सिटीज में आपको पुलिस स्टेशन में क्या मिल जाते हैं, साइबर क्राइम ब्रांच। साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इसीलिए उसी के साथ एक पैरेलल एक क्राइम जोड़ दी गई है या कि एक शाखा जोड़ दी गई जिसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम ब्रांच। इस प्रकार के केसेस जो कि आपके ऑनलाइन है वो आप जाके वहां रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो द एक्ट डिफाइंस वेरियस साइबर क्राइम्स सच एज हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा। इट प्रिस्क्राइब्स penalties and jail terms of cyber crime aiming to reduce the risk of malicious online activity। मतलब इस एक्ट के अंदर सारे के सारे ऑफेंस निर्धारित किए गए हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए, ठीक है। डेटा अनऑथराइज्ड डेटा कोई आपका एक्सेस ना करे या प्राइवेसी को कोई आपकी ब्रीच ना करे, तो इन सभी को रोकने के लिए क्या बनाए गए हैं, ऑफेंस और पेनल्टीज। मतलब कि अगर इसको कोई करता है तो उसको रोका जा सके, ठीक है। अब हम अगले जो हमारे अगले पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा प्रोटेक्शन टू सेंसिटिव पर्सनल डेटा। मतलब आपका पर्सनल डेटा जो सेंसिटिव होता है उसे प्रोटेक्शन किसके अंदर मिलती है, हमारे आईटी एक्ट 2000 के अंदर मिलती है। इट मैंडेट्स सिक्योर हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव पर्सनल डेटा, स्पेशली कंपनीज हैंडलिंग सच एज इंफॉर्मेशन थ्रू मोर रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन रूल्स एक्सपेक्टेड थ्रू एडिशनल लेजिस्लेशन लाइक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। मतलब इस एक्ट के अंदर एक है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो अब अगर आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या किसी डेटा के पास सेव करते हो तो उसे किसी को मिसयूज करने का अधिकार नहीं है। ये भी किसके अंदर मेंशन है, हमारे आईटी एक्ट 2000 के अंदर है। उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटीज। अब इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटीज में क्या जाता है, ये अच्छा पॉइंट है। द आईटी एक्ट क्लैरिफाइज द लाइबिलिटी ऑफ intermediaries like social media platforms in a case of legal consent shared by user their platforms। ठीक है, amendments have since expected to the rules requiring platform to remove prevention creation and content for क्या लिखा हुआ है, ensuring safe use। अब क्या होता है, जो हमारा इंटरमीडिएटरी लाइबिलिटीज है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा समझिए कि इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये हम भी यूज करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी यूज करते हैं। लेकिन इन वेबसाइट्स पर कोई ऐसा कंटेंट शेयर ना किया जाए जो किसी के लिए ऑफेंड हो या मतलब गाइडलाइंस के खिलाफ हो। ये सारे का सारा भी रेगुलरिटी कौन रखता है, इंडियन आईटी 2000 एक्ट। किसी के अंदर ये रोका जा सकता है कि कोई भी वेबसाइट हर एक प्रकार का कंटेंट डिस्प्ले नहीं कर सकती। इसीलिए जब कभी कोई कम्युनल कह सकते हैं कम्युनल वीडियोस होते हैं उनको शेयर नहीं किया जाता है, उनको प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आपने कोई पॉर्न वीडियो या ऑनलाइन शेयर किया तो उसको रोक दिया जाता है, उसको आपकी वीडियो से हटा मतलब आपकी स्टोरी से हटा दिया जाता है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है या रोकने की जो परमिशंस होती है वो कहां से मिलते हैं, हमें जो आईटी एक्ट 2000 है। उम्मीद करता हूं मैं आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक्स क्लियर कर पाया हूं, और अगर कोई डाउट है प्लीज कमेंट ऑन द वीडियो। So like the channel, subscribe the channel, and thank you for watching. Thank you.